गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के दूसरे पाठ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु का इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल और अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है। पाठ को आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो एक ये चर्चा जो आज के अभ्यास के प्रश्नों पे या अन्य अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर की जाएगी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपने पहला और दूसरा वीडियो अगर देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, जिसकी वजह से आप इसको बहुत सरलता से सीख जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न। तो ये है हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसने हमें दिया है, नीचे मैंने इसके उत्तर भी दिए हैं, आपके सामने हैं, आपको सरलता से समझ में आए। का सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही कहा। जिस यंत्र के द्वारा हम इसको देखते हैं वो क्या आता है? सूक्ष्मदर्शी। दूसरा खाली स्थान है ख, नीले रेशेवल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। अभी जैसे हमने दूसरे वीडियो के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। ग, अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। जी हाँ, हमने अपने एक टॉपिक में पढ़ा था यीस्ट नामक, जिसको हम खमीर भी बोलते हैं। तो आपके इसमें यहाँ खमीर दिया हुआ है, यह भी एक सही उत्तर है। और अगर आप यीस्ट नामक कवक का नाम लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। अगला है हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। हमने चर्चा की थी सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों में हैजा एक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यह भी है सही शब्दों को का आगे निशान लगाकर सही शब्दों के आगे सही विकल्प के आगे निशान लगाइए। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय है, जिसमें से 3 उत्तर जो है वो गलत है और जो चौथा उत्तर है वो सही है। आपको उसको छांटना है। यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित में किसके उत्पादन में किया जाता है? 4 विकल्प दिए हैं, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। और इसका सही उत्तर है अल्कोहल। किण्वन नामक प्रक्रिया के द्वारा यीस्ट का उपयोग शराब, शर्करा से या फलों के रसों से शराब बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? विकल्प में हमें दिया हुआ है, पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा अल्कोहल और चौथा यीस्ट। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्योंकि मैंने बताया था जो प्रतिजैविक दवाएं हैं उनके कुछ उदाहरण आपको इस पिछले वीडियो में आपको बताए गए थे। वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। तो यूजुअली आपको मैं बता देता हूँ, जो प्रतिजैविक दवाएं होते हैं उनके लास्ट में सीन ज़रूर लगाता है। जैसे पेनिसिलिन, इन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। तो यहाँ पे है आपका दूसरा विकल्प। अगला है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी आपको विकल्प दिए हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। मादा एनाफ्लीज मच्छर ये अपने लार के द्वारा रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवक्स का वाहन करती है। तो आपका सही उत्तर है मादा एनाफ्लाइज मच्छर। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। घरेलू मक्खी सबसे बड़ा जो संक्रामक रोगों को फैलाने का कारक है वो है घरेलू मक्खी। अगला है, ब्रेड या इडली फूल जाती है तो इसका कारण क्या है? उष्मा, पसीना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मां ढलने के कारण। तो मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर एक क्रियाकलाप करके दिखाया हुआ है कि जब यीस्ट डाल करके किसी खाद्य पदार्थ को छोड़ा जाता है तो यीस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होती है और जब वो श्वसन करती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जो किसी भी खाद्य वस्तु को फुला देती है और उसको फुलाकर नरम कर देती है। तो इसका सही उत्तर है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जी अभी हमने पीछे ऊपर अभी स्टडी किया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। सही उत्तर है किण्वन है। यानी किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट की मदद से, यह पीछे खालिस्तान में भी ये प्रश्न पूछा गया था, यीस्ट कवक की मदद से, यीस्ट का दूसरा नाम है खमीर,
जो शर्करा को या फलों के रसों को शराब में, अल्कोहल में, इथेनॉल में बदला जाता है। ये इसके उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में दिया हुआ है जीवाणु राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। इसको थोड़ा सा अच्छे से सुविधा से बनाने के लिए मैं रोटेट कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये आपके सामने अब पूरा है, दोनों के दोनों कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम 1 में ऊपर विकल्प, नीचे कॉलम 2। कॉलम 2 में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक। नीचे इसका उत्तर दिया गया है एक विषाणु, विषाणु क्या एड्स का कारक। कॉलम 1 में दिया हुआ है कैपे जीवाणु, जीवाणु, और कॉलम दूसरे में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी ये क का एक के साथ होगा राइजोबियम जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी जीवाणु। सॉरी, जो राइजोबियम है ख पे, ख का मिलान होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। और अगला दिया है लैक्टोबैसिलस, ये हमारे कॉलम दूसरे में दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे दही का जमना, दूध से दही बनाने में। यीस्ट का उपयोग किया गया है ब्रेड की बेकिंग में। और एक प्रोटोजोआ है, यानी यहाँ उसका नाम दिया है जो मलेरिया का कारक है, मलेरिया से। और एक विषाणु एड्स का कारण है। और आगे दिया है एक जीवाणु, यानी यहाँ एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जो पहले नंबर पे जीवाणु था वो यहाँ पे आ गया नीचे। प्रतिजैविक का उत्पादन करना, जो जीवाणु है, मैंने बताया था कि जीवाणु से प्रतिजैविक दवाएं बनती हैं, तो इस प्रकार ये एक सही उत्तर है। अगला है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की 10 पंक्तियाँ लिखिए। मैंने उन जो 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं उनसे हमें क्या लाभ होते हैं, उनके क्या उपयोग क्या हैं उनके। पहला है कि जीवाणुओं का उपयोग है, जीवाणु दूध को दही में या पनीर बनाने में मदद करते हैं, शराब या सिरका बनाने में मदद करते हैं, और चमड़े की सफाई करते हैं, जिसको टैनिंग ऑफ लेदर भी कहा जाता है। कवक का उपयोग, यीस्ट एक कवक है, इसका उपयोग किया किसके लिए किया जाता है, डबल रोटी बनाने में, केक बनाने में। मशरूम एक कवक है जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कवक हैं जैसे पेनिसिलिन, जिसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। कुछ सवाल ऐसी होती हैं जिसको डायटम्स बोलते हैं, इनका उपयोग सिलिका का ये जो सिलिका होती है इसका ये प्राकृतिक रूप है, यानी सिलिका जो एक उपयोगी रसायन है। दूसरा आता है कई शैवाल जो समुद्री भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कोई ऐसे जो तटीय क्षेत्रों पर बसे वाले, समुद्रों के तटों पर बसने वाले स्थान हैं, वहाँ पर समुद्री शैवाल को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो खाद्य श्रृंखला में पाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि भोजन की आवश्यकताओं के लिए जीव एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो जो प्रोटोजोआ हैं वो उनका एक घटक है खाद्य श्रृंखला का। और ये उत्तक प्रवर्धन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो अनुसंधान किए जाते हैं और कुछ उत्तक बनाए जाते हैं, जैसे उसमें तो कुछ प्रोटोजोआ आते हैं, उसका इस्तेमाल उत्तक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। उत्तक प्रवर्धन क्या है ये आप कक्षा 10वीं में विस्तार से जान पाएंगे। अभी फिर हम अगले बात करते हैं स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर दोबारा यही है रिक्त स्थान। अब आप फिर एक बार सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है, जो हम पहले ही कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, कवकों के 2 वर्ग कौन से हैं। अभी तक हमने पढ़ा था, आपकी पाठ्य पुस्तक से ये बाहर का प्रश्न है, लेकिन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो मुख्य 2 प्रकार के कवक हैं, कवकों के जो 2 मुख्य वर्ग हैं वो खमीर और उल्ली है। खमीर और उल्ली, यानी जो ब्रेड आदि बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो क्या है, खमीरीकरण, खमीर से बनता है। और उल्ली जो होता है मोल्ड, जैसे डबल रोटी को ख़राब करना, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ब्रेड रोटी है जो डबल ब्रेड है, इसको ख़राब जो करती है वो क्या है, मूली, यानी सॉरी उल्ली, मोल्ड ख़राब करती है। और जो खमीर है वो क्या है, वो कुछ उपयोगी पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो जीवाणु उसकी खोज किसने की थी, 1675 ईस्वी में एंटोन वैन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु को उसने देखा था, यानी जो सूक्ष्म जीवों के वर्ग है उसमें जो पहला जो है वो जीवाणु। एक जीवाणु का सामान्य आकार कितना आता है, ये होता है 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको माइक्रोन भी बोलते हैं, यानी 1 माइक्रो जो मीटर होता है वो 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, सबसे छोटा जीवाणु छड़ नुमा आकृति का
जीवाणु होता है जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। इसका आकार 0.15 mm का होता है और सबसे छोटी जीवित कोशिका यही है। सबसे बड़े जीवाणु का जो नाम है वो क्या है? स्पाइरल जीवाणु। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि अगर आकृति की हम बात करते हैं तो स्प्रिंग जैसा होता है। तो आपको अगर ध्यान, तो वो एक चित्र है जिसमें वो लाल रंग का स्प्रिंग सा दिखाई दे रहा है, तो वो सबसे लंबा है और इसकी आकार जो लगभग क्या है 15 मिलीमीटर का है और उसका जो व्यास है वो 1.5 माइक्रोमीटर है। जीवाणुओं के दो उपयोग लिखिए। एक तो दो उदाहरण दीजिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु और स्यूडोमोनाज। स्यूडोमोनाज होते हैं और कुछ है इकोलीबैक्ट जीवाणु है। ये अतिरिक्त और कई हैं कोकी हैं जैसे। और अगला है हमारा नीले रेशेवाल का उदाहरण दीजिए, यानी इसके उदाहरण हैं एनाबीना, आसिलेटोरिया, नास्टक। और एक प्रश्न था बीच में आया था कि उपयोग किया था हमने कि कौन सी शैवाल है जिसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, वो है पोरीफायरा। पोरीफायरा नाम की जो शैवाल होती है लाल रंग की होती है और इसका उपयोग, ये प्रोटीन से समृद्ध होती है, इसका उपयोग खाने में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक कौन है, यानी किसने जीवाणु विज्ञान की शुरुआत की थी, वो था लुईस पाश्चर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में जो नीले रेशेवाल हैं ये धान के खेत में कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? पाठ के दौरान हमने पढ़ा था कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे मित्र हैं और ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और भूमि को उर्वरक बनाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये जो नीले रेशेवाल हैं, धान के अगर खेत में अगर हम बात करते हैं तो ये नीले रेशेवाल 1 एकड़ में लगभग क्या करेंगे, एक वर्ष में 625 किलोग्राम नाइट्रोजन को प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जितनी भी धान की फसल है उससे 625 किलोग्राम नाइट्रोजन को यानी ये 625 किलो खाद तैयार कर दी इन्होंने, किन्होंने? नीले रेशेवाल ने। क्योंकि धान की फसल में क्या आता है, धान की फसल में पानी खड़ा रहता है और उस पानी के ऊपर क्या जमती है, काई नहीं बन जाती। नीले रेशेवाल उसमें भी ये काम करती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। 3 डाई आइटम्स के नाम बताइए। ये 3 डाई आइटम्स हैं पेनुलेरिया और साइक्लोटेला और नेविकुला। अगला है, कई बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे पर उगी हुई कुछ कवक होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं? वो कवक होते हैं मशरूम, या फिर पफ वॉल्स होती हैं, टोड वॉल्स होती हैं। ये सामान्य ऐसी मशरूम हैं जो अपने आप क्योंकि इनके बीजाणु जो हैं ये किसी भी माध्यम से वाहकों के द्वारा इधर उधर फैलते रहते हैं और ये सामान्यतः परिस्थितियों में सड़कों के आसपास इधर उधर उगे हुए दिखाई दे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु को देखने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? एंटोन वैन लीवनहुक ने किया था। यानी वैसे तो कहा जाता है कि कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक ने की थी तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता थी उतनी अधिक नहीं थी कि वो सूक्ष्म जीवों को देख सके। उसके बाद एंटोन वैन लीवनहुक ने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और उसने सूक्ष्म जीवाणु कोशिकाओं को सबसे पहले देखा। जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले 3 रोगों के नाम बताइए। पहला रोग है टाइफाइड, दूसरा है हैजा और तीसरा है तपेदिक जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, या इसका अन्य नाम क्षय रोग भी है। अगला है प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले 3 रोग। प्रोटोजोआ से फैलने वाले 3 रोग हैं मलेरिया, पेचिस और काला आजार, ये काला बुखार जिसको अपन भी बोल देते हैं। ठीक है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? यानी रोग होने से पहले ही छोटे बच्चों में उसके टीके लगा दिए जाते ताकि वो रोग दोबारा ना हो, इसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। विषाणुओं की सबसे पहले खोज किसने की थी? विषाणुओं की सबसे पहले खोज की थी रूसी वैज्ञानिक इवान वोक्सी ने। इवान वोक्सी सॉरी थोड़ा अटपटा पढ़ने में। जो विषाणु एक सूक्ष्म संरचना है, न तो हम इसे जीव कह सकते हैं न इसे निर्जीव कह सकते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है क्योंकि ये सजीवों में जाकर के सजीवों की भांति कार्य करता है और सजीव से बाहर निकल करके ये निष्क्रिय हो जाता है। तो ना तो ये सजीव है ना ये निर्जीव है। और ये पहली संरचना जो देखी थी वो रूसी वैज्ञानिक इवान वोक्सी ने की थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर। हमारा दूसरा पाठ पूरा हुआ। हम शीघ्र ही हाजिर होंगे तीसरे पाठ को लेकर के तंतु से वस्त्र तक संश्लेषित और प्राकृतिक रेशे। तब तक बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक से आप एक PDF फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने अपने वीडियो में जो पढ़ाए सारे प्रश्न उत्तर जो लिखे हुए हैं, ये सब उस PDF फाइल में है, जो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर। अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी वीडियो आप बड़े ध्यान से देखेंगे और PDF फाइलों को ध्यान से पढ़ने के बाद जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और परीक्षा के दिनों तो कई बार इस वीडियो को देख करके आप इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेंगे। यू विल लर्न इट टू हार्ट। थैंक यू वेरी मच।